क्या आप भी अपनी नई कार लेने जा रहे हो? और क्या आप भी कंफ्यूज हैं कि बेस मॉडल लें या टॉप मॉडल लें कार का, या मिडिल वाला वेरिएंट लें? और आप भी परेशान हैं मार्केटिंग गिमिक से कि कंपनी के मार्केटिंग पर्सन आपको नई नई चीजें, नए नए फीचर्स दिखाते हैं और आप उसमें और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का हो सकता है। हेलो दोस्तों, आजकल कार लेने जाएं अगर हम किसी भी कंपनी के डीलर के पास, तो हमको कार नहीं दिखाई जाती है। हमको एक चलता फिरता रोबोट कहेंगे, टेक्निकली साउंड एक ऐसा डिवाइस कहेंगे जिसमें सारे फीचर्स, इंटरनेट ले लो, वाईफाई ये वाला ले लो, वो वाला ले लो, उसमें टेक्स हेवी फीचर्स ले लो, इतनी सारी चीज़ें दिखाएंगे। ऐसा लगेगा कि हम कार नहीं लेने जा रहे हैं, कोई ऐसी मशीन लेने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो बहुत ज़्यादा हाईटेक है, या फिर कोई लैपटॉप लेने जा रहे हैं। तो आज का वीडियो मैं स्पेशली इसीलिए बनाना चाहता हूं कि वो लोग जो कार लेने में ऑलरेडी कंफ्यूज हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट उनको पता है, पर जब वो स्टोर पे जाते हैं, पर्टिकुलर शोरूम पे जाते हैं, तो वो वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उनको मार्केटिंग पर्सन वहाँ के और जो लोग हैं वो भी ऐसी ऐसी चीज़ें बताते हैं जो उन्हें कभी सुनी नहीं, और अल्टीमेटली सभी लोगों ने नहीं सुनी है। बहुत कम लोग हैं ऐसे जिनको कार के वो फीचर्स बहुत अच्छे से पता होंगे और वो उन फीचर्स को जानते होंगे। तो ये वीडियो में मैं स्पेशली ये बताऊंगा कि कार के कौन से फीचर्स हैं, क्या मार्केटिंग गिमिक्स है, किस तरह से आप अपनी रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस तरह से आप अपनी रिक्वायरमेंट को पहचान सकते हैं, और मार्केटिंग गिमिक्स से बच के एक अच्छी कार और एक अपनी फैमिली के लिए अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक कार को खरीद सकते हैं। तो आज मैं कार के उन फीचर्स के बारे में बात करूंगा जो कभी कभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इंडियन रोड्स पे, और जो कभी कभी बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, लेकिन कहेंगे कंपनी की मार्केटिंग की वजह से, सेल्स की वजह से, और कंपनी के एक स्ट्रक्चर्ड तरीके की वजह से हमको वो फीचर्स लेना पड़ते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो डिफरेंस ये जानेंगे कि किस तरह से वो फीचर्स कंपनी हमको देती है और हमको वो फीचर्स लेना पड़ते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है और हमको उनके एक्स्ट्रा पैसे देना पड़ते हैं। और ये भी जानेंगे कि कौन से फीचर्स हैं जिनको हम एक्स्ट्रा पैसे देकर ले तो लेते हैं, लेकिन वो फीचर्स हमारे कोई काम नहीं आते। और ऐसे फीचर्स के बारे में भी जानेंगे जो फीचर्स के लिए हम एक्स्ट्रा पैसे भी देते हैं और वो हमारे बहुत काम भी आते हैं, लेकिन उसके साथ ऐसे फीचर्स आ जाते हैं जो हमें नहीं चाहिए। तो स्टार्टिंग करेंगे सबसे पहले एक ऐसे फीचर से जो कि सबसे ज़्यादा मार्केट में है और जिसकी ज़रूरत मुझे नहीं लगता कुछ है, और वो है पैनोरामिक सनरूफ। वाह! अगर पैनोरामिक सनरूफ की बात करूं और इस तरह की सनरूफ की बात करूं, तो सच में 100% में से 95% इसका कोई काम नहीं है। 5% इसका काम है, बच्चे इसमें चढ़ सकते हैं, बाहर का देख सकते हैं, या पीछे जो बैठे हैं कुछ अच्छा नज़ारा आ गया, अच्छा व्यू आ गया, अच्छा रोड आ गया, तो आप देख सकते हैं इसमें से बाहर जाके। थोड़ा हीट हो जाती कार में तो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ऊंचा कर लो, बट मुझे नहीं लगता हीट भी रीज़न होगी, क्योंकि ये तो और हीट की ज़्यादा वजह हो सकती है, क्योंकि एसी को इसको ठंडा करने में ज़्यादा टाइम लगता है अगर आपने इसका ये जो कोटिंग वाला पार्ट है वो बंद नहीं किया तो ये फीचर मुझे नहीं लगता कोई इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ ऐसे फीचर्स हैं, या आप टॉप एंड की गाड़ी लेने जाएंगे तो आपको ये फीचर बाय डिफॉल्ट आ जाता है, आपको ज़रूरत नहीं है इसकी, लेकिन ये आ जाएगा। तो मैंने कहा था कि कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आपको ज़रूरी हैं, वो आपने एक्स्ट्रा पैसे दे के लिए, या टॉप मॉडल लिया, या मिडिल वेरिएंट से ज़्यादा बड़ा मॉडल लिया, लेकिन आपको नहीं चाहिए सनरूफ भाई, फिर भी आ गया ये। तो अगले फीचर के बारे में बात करेंगे, वेंटिलेटेड सीट। जो वेंटिलेशन वाली सीट होती है वो, तो वेंटिलेशन वाली सीट अभी मेरे कार में है नहीं तो मैं मेरे कार में भी आपको दिखा देता। उसमें जनरली ये होता है कि उसमें वेंटिलेशन होता है कार की सीट में, ड्राइवर की सीट में, तो उसमें एयर पास होती है, और उसके अंदर एयर पास होने की वजह से ड्राइवर को थोड़ा ठंडा लगता है, थोड़ा भी नहीं, बहुत अच्छा ठंडा लगता है। और वो फीचर मैं कहूँगा इंडियन मार्केट के हिसाब से, इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से बहुत अच्छा फीचर है, क्योंकि इंडिया में गर्मी मोस्टली रहती है, और वो फीचर जनरली क्या है कि हम ज़्यादा देर कार में बैठे रहते हैं, पसीना आ जाता है, तो वो ऑब्वियसली बहुत अच्छा फीचर है, आदमी को कंफर्टेबल फील गुड लगता है। पर उसमें भी यही बात है कि वो फीचर केवल टॉप मॉडल में या जो मिडिल में वेरिएंट्स होते हैं उससे अपग्रेडेड वर्जन में ही आपको देखने को मिलेगा। और वेंटिलेटेड सीट के साथ आपको ऐसे फीचर्स भी मिल जाएंगे जो आपके काम के नहीं हैं। मैं कहता हूँ कंपनीज ये क्यों नहीं करती कि
एक्स्ट्रा फीचर्स में या एडिशनल फीचर्स में ये दे जो बेस मॉडल वाले को भी अगर लेना हो तो वेंटिलेशन वाली सीट ले सकता है और ऐड करवा सकता है। जो भी कॉस्ट लगेगी उसकी रहेगी, वो लेना चाहे नहीं लेना चाहे उसकी प्रॉब्लम। बाकी आप एक कॉस्ट बोल दो और कर दो, कंपनी फिटेड रहे, आदमी को श्योर हो जाएगा कि अच्छा है कंपनी दे रही है। तो ऐसा आता नहीं है, ऐसा होता नहीं है, आपको वो मॉडल लेना ही पड़ेगा। जनरली मैंने यही देखा है। अगर एक्स्ट्रा में आता तो मैं भी लगवाना चाहता हूँ अपनी कार में, पर ऐसा होता नहीं है। तो दूसरा एक फ़ीचर होता है जो मुझे लगता है बहुत बड़ा गिमिक है, और वो है वायरलेस चार्जिंग। भाई साहब, वायरलेस चार्जिंग वो भी वही मिडिल वेरिएंट से ज़्यादा के जो हैं उनको ही देंगे, बेस वेरिएंट को नहीं देंगे। और वायरलेस चार्जिंग सच कहूँ तो कोई काम का फ़ीचर नहीं है, कोई उसमें आपको वैल्यू ऐड नहीं होती, क्योंकि लो वोल्टेज पे रहता है, ज़्यादा फास्ट भी चार्ज नहीं करेगा। और आपका फ़ोन ऑलरेडी ब्लूटूथ या वायरलेस से कनेक्टेड है, आपके कनेक्टेड मतलब आप वो फीचर को यूज़ कर रहे हैं, ब्लूटूथ को, वायरलेस को अपनी कार में, तो ऑब्वियसली आपका जो फ़ोन है ऑलरेडी गर्म रहेगा। और ऑलरेडी फ़ोन गर्म है आपका, और आप वायरलेस चार्जिंग पे लगा रहे हो तो फ़ोन और गर्म हो जाता है, और आपकी बैटरी भी लो है। अब वायरलेस चार्जिंग में लगाओगे आप, फ़ोन गर्म है, तो आपका फ़ोन का फ़ीचर बोल देगा कि नहीं बॉस, अभी फ़ोन गर्म हो रहा है तो मैं नहीं चार्ज करूँगा। तो अल्टीमेटली आपको वायरलेस चार्जिंग से फ़ोन हटाना पड़ेगा, और आप वायर लगा के ही उसको चार्ज करोगे और कहीं एसी के पास रख दोगे कि वो ठंडा हो जाए फ़ोन। तो वायरलेस चार्जिंग कोई काम नहीं है। वायरलेस चार्जिंग सच में कोई काम की नहीं है। इस फीचर्स को आप आपकी गाड़ियों में मत लगवाइए। अगर आप इस फीचर के कारण कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट दे रहे हैं तो मत दीजिए, मत जाइए। वायरलेस चार्जिंग फीचर इज़ टोटली वेस्टेड, मैं कहूँगा। मुझे नहीं लगता कि कोई काम का हो। अगर किसी को लगता है कोई काम का है तो मुझे प्रूव करके दिखाए। मेरी कार में है, मैंने देख लिया यूज़ करके, कोई काम का नहीं। बॉस, अगला फीचर आता है एडास, मतलब कि एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम। तो ये बेसिकली फ़ीचर्स क्या होता है कि तो आपकी कार में सेंसर्स लगे हुए हैं, आपकी कार में कैमरा लगे हुए हैं। तो ये सिस्टम अल्टीमेटली क्या करेगा कि उन सेंसर्स के थ्रू और उन कैमरास के थ्रू एनालाइज करेगा आपके सामने जो भी चल रहा है, और अगर वो ज़्यादा नज़दीक है, ज़्यादा पास में है और आपको ब्रेक लगाना चाहिए, और अगर ड्राइवर मिस्टेकनली ब्रेक नहीं लगा पाता है या ब्रेक लगाने में थोड़ा सा वो ह्यूमन एरर आ जाती है कह सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली एडास ब्रेक लगा देता है और वो आपकी गाड़ी को रोक देता है। इसमें भी एक दो फीचर्स और होते हैं जो कि AES करके होते हैं, और वो लेन को, जो साइड में लेन, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, कि लेन डिटेक्ट कर लेते हैं वो, कि आपकी दोनों साइड से अगर गाड़ी कोई आ रही है तो वो डिटेक्ट कर लेंगे, और उसके अकॉर्डिंग आपका स्टीयरिंग को भी थोड़ा हार्ड कर देंगे कि आप एकदम ना मुड़ पाएँ, आपको समझ में आ जाए कि साइड में कोई है, या एक वार्निंग मैसेज आ जाता है, वार्निंग इंडिकेटर आ जाता है। तो एडास सिस्टम अल्टीमेटली इस तरह से काम करता है, और अच्छा फीचर है सेफ्टी के हिसाब से। मैं नहीं कहूँगा कि ये फ़ीचर ख़राब है, लेकिन इंडियन रोड पे एक्चुअल में क्या होता है कि जब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, अभी जैसे मैं ये एक रोड पे चल रहा हूँ जहाँ पे ट्रैफिक थोड़ा कम है और लोग डिस्टेंस बना के चल ही रहे हैं, तेज़ चल रहे हैं लेकिन डिस्टेंस बना के चल रहे हैं, तो यहाँ पे एडास अगर आ रहा है और ऐसा कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एडास हमारे जो बम्पर टू बम्पर बिल्कुल जो ट्रैफिक है, और उसमें आप एडास लगा देंगे, या वो लेन जो एनालाइज करता है कि साइड में हम मोड़ सकते हैं, वो डिटेक्ट करता है कि आपको मोड़ना है, या आपका स्टीयरिंग को थोड़ा हार्ड कर देता है, ब्रेक भी लगा देता है अगर सामने कोई हो, तो एडास वहाँ पर फेल हो जाएगा बॉस। वहाँ पे आप कैसे एडास लगाओगे? आपको या तो एडास को ऑफ़ करना पड़ेगा। ऑफ़ कर रहे हो तो फिर वो फ़ीचर ही क्यों ले रहे हो? या हाईवे के लिए फ़ीचर ले रहे हो तो इतनी बड़ी कॉस्ट क्यों दे रहे हो? ब्रेक लगा लो ना भाई, हाईवे पे थोड़ा अलर्ट रहो। तो अल्टीमेटली इंडियन रोड्स के हिसाब से अभी जो, और इंडियन के रोड में ऐसा लेन को जो डिटेक्ट करने के लिए कैमरा के सेंसर से डिटेक्ट कर लें, वो ऐसे लेन जैसे ये अभी बना है, ये लाइन बनी हुई है, प्रॉपर बना हुआ है ये रोड, तो अच्छा लग रहा है। लेकिन इंडिया में ऐसे रोड सभी जगह नहीं है, यहाँ पुणे में भी नहीं है। तो एडास, मेरा मतलब ये है कि फ़ीचर अच्छा है, काम भी आता है हाईवेज़ पे और अच्छे रोड्स पे, नेशनल हाईवेज़ पे, एक्सप्रेसवे पे, पर बॉस मैं केवल ब्रेक लगाने के लिए या लेन से इधर उधर अलर्ट रहने के लिए मैं सिस्टम को लूं और इसके लिए इतना पैसा खर्च करूं, और जहां पे मुझे ट्रैफिक में ज़्यादा गाड़ी चलानी है, जहां पे ट्रैफिक मिलता है, वहां पे मैं ऑफ़ करना पड़ता है उसको, उसके ही फीचर की वजह से, उसके ही कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से उस फीचर को मेरे को ऑफ़ करना पड़ता है।
जहाँ पे मैं मोर देन 50% गाड़ी चलाऊँगा सिटी में। तो अगर आपको लग रहा है, अगर आपके पास पैसा है, तो आप इस तरह के फ़ीचर्स लीजिए। ये फ़ीचर्स वही है जो आपको लगे तो लीजिए। फिर एडास के साथ एक और आता है 360 कैमरा, आसपास पूरा 360 व्यू एनालाइज करेगा, एक प्रकार से आपको ऐसा बर्ड व्यू दे देगा 360 कैमरा का। तो मैं कहूँगा अगर वो मिल रहा है आपको छोटे वेरिएंट में भी और बीच वाले वेरिएंट में भी, और किसी भी तरह से अगर मिल रहा है, वो आपको ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करना पड़ रहे हैं और ये एडास नहीं आ रहे हैं, केवल 360 कैमरा ही आ रहा है, तो ले लो। क्योंकि 360 कैमरा, जो 360 डिग्री कैमरा है, वो बहुत काम का फ़ीचर है। आपको बहुत अच्छे से बताता भी है, व्यूज़ भी देता है, और किसी कार में तो रिकॉर्डिंग भी हो जाती है, जिसमें कार कनेक्टिंग फ़ीचर्स रहते हैं। हर कंपनी के अलग अलग रहते हैं, जैसे हुंडई का हिंडई कनेक्ट है, सुजुकी का भी है, तो सबके अपने अपने कनेक्शन वाले फ़ीचर्स रहते हैं। और उस कनेक्टेड फ़ीचर्स में वो 360 डिग्री कैमरा भी कनेक्टेड होता है, तो शायद रिकॉर्डिंग भी हो जाती है। बहुत अच्छा फ़ीचर्स है सेफ्टी के लिए, रिकॉर्डिंग रखने के लिए, और स्पेशली बर्ड व्यू रखने के लिए पार्किंग में ज़रूरत हो जाती है। बिल्कुल जो ट्रैफिक, मैंने कहा ना, एकदम घुसा हुआ ट्रैफिक रहता है, सब आसपास रहते हैं हमारे चिपके हुए, तो एनालाइज कर सकते हैं कि कैसे हम निकाल लें लेन में, और बड़ी कॉन्फिडेंटली हम फिर हमारी कार को निकाल भी पाते हैं। तो 360 डिग्री कैमरा काम का फ़ीचर है। अगर ले रहे हो, ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं, दूसरे फीचर्स नहीं आ रहे हैं, केवल 360 डिग्री कैमरा फ़ीचर आ रहा है, तो ले लो, बहुत अच्छा फ़ीचर है। मैं खुद भी सोचता हूँ कि ले लूँ, लेकिन वो क्या होता है कि कंपनी फिटेड, जनरली वही है कि कंपनी फिटेड लिया तो एक अगला फ़ीचर है जो होता है कि मैंने कहा ना, कार कनेक्ट का, जिसमें आप मोबाइल से कार को ऑन ऑफ कर सकते हो, मोबाइल से बहुत सारी चीज़ें उसमें ऑपरेट कर सकते हो, पूरा टेक्निकल फीचर है। तो वो रहता है तो ही 360 डिग्री देते हैं, क्योंकि जनरली वो कनेक्शन हो जाता है। अगर 360 डिग्री आप लेने जाएंगे कार की कंपनी से और उनको कहेंगे कि हमको कार कनेक्ट नहीं चाहिए, तो वो यही रीज़न देंगे आपको कि कार कनेक्शन नहीं है, तो फिर 360 डिग्री कैमरा कैसे कनेक्ट होगा, कैसे ऑपरेट करोगे। तो वो फीचर्स नहीं देते, या पता नहीं अभी दे रहे हो या नहीं दे रहे हो एक अलग से 360 डिग्री कैमरा का। तो कार कनेक्ट इज़ अ टोटली मार्केटिंग गिमिक। आपको ज़रूरत हो तो लीजिए, आपको ज़रूरत हो नहीं हो तो मत लीजिए। और मुझे लगता है कि क्या ही कर लोगे आप, कार को ऑन करना है, लोग सोचते हैं कि गर्मी है तो कार को कुछ 40-50 सेकंड पहले कार को ऑन कर दिया मोबाइल से, तो कार ठंडी हो जाएगी और फिर हम उसमें बैठ जाएंगे। तो गर्मी है तो ठीक है ना भाई, उसके लिए इतना पैसा क्यों देना, उसके लिए 1-1.5 लाख रुपए अलग से इस फीचर के लिए देना, और आपको 30-40 सेकंड कार को बस ऑन करना है पहले। और मोस्टली ऐसा होता भी नहीं है कि हमेशा ही आपकी कार गर्म रहेगी, हमेशा ही आपको ठंडे में ही बैठना है। ठंड का मौसम भी आएगा, आपकी कार बेसमेंट में भी खड़ी रहेगी, तो धूप में खड़ी आप करोगे नहीं, तो ऐसा बहुत कम होता है। तो थोड़ा गर्मी सहन कर लेना है, थोड़ा मैनेज कर लेना है यार। अगर आप लेंगे भी तो सोच समझ के लीजिए, पैसा हो तो लीजिए, पैसा नहीं है तो फोकट कंफ्यूज मत होइए। अगर आप कार कनेक्ट नहीं भी लेंगे तो भी चल जाएगा, मेरी गाड़ी में कार कनेक्ट नहीं है लेकिन बहुत मस्त काम हो रहा है। और फिर एक और फीचर आता है, आपका जो हेडलैम्प है उसमें भी सेंसर्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेते हैं और ऑन हो जाते हैं। तो उसमें पर्टिकुलरली कुछ सेंसर्स लगे होते हैं, या लाइट में कुछ टेक्नोलॉजी होती है, वो उसका मुझे नाम नहीं स्पेसिफिकली याद आ रहा है। तो वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि कहाँ पे लो लाइट है, तो उस हिसाब से वो ऑन हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। अच्छा फीचर्स है सेफ्टी के लिए भी, कि कहीं आप जैसे किसी लेन में आप अंदर जाते हैं, बेसमेंट एरिया में से कार निकलती है, वहाँ पे एकदम से अंधेरा हो जाता है और हमको एकदम से कुछ दिखता नहीं है, और वहाँ पर लाइट ऑटोमेटिक हम ऑन भी करेंगे या ऑन कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिले हो जाता है, या हम ऑन नहीं कर पाते, तो एकदम से वो लाइट ऑन हो जाता है और ऑटोमेटिकली ऑफ भी हो जाता है। अगर वो भी आपको ज़्यादा कॉस्ट दिए बिना अगर मिल रहा है तो ले लीजिए, अच्छा फीचर है वो भी, सेफ्टी वाइज काम आता है। कभी कभी बेसमेंट में जाते हैं तो काम आ जाता है, एकदम से हम बेसमेंट में चले गए, पार्किंग में चले गए, ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। तो अच्छा फीचर है। आप अगर एक्स्ट्रा कुछ पैसे दे के आ रहा है, दूसरे फीचर्स नहीं मिल रहे हैं और यही मिल रहा है, तो ले लीजिए। लेकिन इसकी वजह से वही कहा मैंने कि टॉप वेरिएंट में जा रहे हैं आप, तो फिर मत लीजिए। मेरे कार में भी नहीं है ऐसा ऑटोमेटिक, तो आप मत लीजिए, लाइट ऑन कर लेना आप। लेकिन उसकी वजह से इतनी कॉस्ट देना, टॉप मॉडल लेना, मुझे नहीं लगता कि सही है। अपना अपना है कि आप लेना चाहते हैं, उसके लिए कॉस्ट ज़्यादा देना चाहते हैं। और उसके साथ एक और फीचर आता है कि जो ये वाइपर्स होते हैं जो हमारे ग्लास को साफ़ करते हैं, बारिश होती है तब, तो वो भी एक ऑटोमेटिकली आ जाता है कि वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे और
करने लगेंगे। उसमें मोड भी देते हैं कि ऑटोमेटिक इसको रखना है या आपको मैनुअल रखना है, तो वो कर सकते हैं, वो भी आता है, वो भी अच्छा फीचर है, ऑटोमेटिकली हो जाए। लेकिन कभी कभी वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं और हमको चाहिए नहीं है, और वो ऑन हो जाते हैं, फिर उनको ऑफ़ करना पड़ता है। तो ये ऐसे कुछ छोटे छोटे फीचर्स हैं, बट काम के भी हैं, प्लस एक्स्ट्रा कॉस्ट ज़्यादा देनी पड़े तो काम के नहीं हैं। अगर आ रहे हैं किसी और चीज़ की वजह से, कुछ चीज़ आ रही है तो ले लीजिए, पर उसकी वजह से टॉप मॉडल ले लें तो बॉस ऐसा थोड़ी होगा कि ऐसी चीज़ों की वजह से टॉप मॉडल ले लें। ये देखिए एकदम से जैसे ये बेसमेंट आ गया, मतलब ब्रिज के नीचे का एरिया आ गया और एकदम से अंधेरा हो गया। तो अभी तो लो लाइट नहीं है, लेकिन शाम को ऐसा हो जाता है जनरली, तो उस वक्त वो ऑटोमेटिकली बीम जो है हमारे हेडलैम्प है वो ऑन हो जाते हैं। फिर ऑटोमेटिक कार की बात करूं तो ऑटोमेटिक कार्स में जैसे कुछ फीचर्स आते हैं कि वो कहते हैं कि ड्राइविंग मोड पे जो कार होती है, कि ड्राइविंग मोड पे एक सेफ मोड होता है, एक स्पोर्टिंग मोड होता है। तो ऐसे 2-3 मोड होते हैं ऑटोमेटिक कार में, तो उसमें गाड़ी को ज़्यादा पावर मिल जाता है और गाड़ी फास्ट होने लगती है। तो मुझे जहाँ तक पता है, जो नॉर्मल गाड़ी है, जो टर्बो वाली गाड़ी नहीं है, अगर आप टर्बो का फीचर्स ले रहे हैं, टर्बो वाली कार ले रहे हैं, आपको चाहिए ही पावर कार में ज़्यादा, तो अलग बात है। लेकिन जो नॉर्मल कार होती है, जो नॉर्मल इंजन होता है, टर्बो वाला इंजन ही होता है, उसमें ये अगर बोल रहा है आपको कि आपको ऐसा पावर आ जाएगा गाड़ी में स्पोर्ट्स मोड में और ऐसा हो जाएगा, तो पावर ज़्यादा नहीं आएगा, पावर वही रहता है, मोड चेंज हो जाते हैं। एक्सेलरेट ज़्यादा होती है गाड़ी स्पोर्ट्स मोड में, और सेफ मोड में या स्टैटिक मोड में गाड़ी जो है कम, स्टैटिक मोड में तो खड़ी हो जाती है, पार्किंग मोड हो जाता है जो, लेकिन सेफ मोड होता है जिसमें गाड़ी को ज़्यादा एक्सेलरेशन नहीं मिलता, और गाड़ी को ज़्यादा एक्सेलरेशन नहीं मिलता तो आप जो एक्सेलरेट कर रहे हैं, एक्सीलेटर को दबा रहे हैं, तो उसकी वजह से गाड़ी एकदम से रिस्पॉन्स नहीं करेगी और ज़्यादा तेज़ रिस्पॉन्स नहीं करेगी, और स्पोर्ट्स मोड में ज़्यादा तेज़ रिस्पॉन्स करेगी। ये डिफरेंस होता है। ऐसा नहीं कि पावर शिफ्ट हो जाता है, इंजन का पावर बढ़ जाएगा, इंजन का पावर वही रहता है। तो ये चीज़ों से भी बचें कि अगर नॉर्मल ही गाड़ी ले रहे हैं आप, टर्बो वाली नहीं ले रहे हैं, डीजल में भी कुछ टर्बो के मोड होते हैं, पेट्रोल में भी होते हैं आई थिंक, तो वो अगर गाड़ी नहीं ले रहे हैं तो अलग चीज़ है कि उसमें होता है कुछ टर्बो मोड या ऐसा कुछ मोड कि उसमें ज़्यादा पावर आपको देता है वो, लेकिन वो उस तरह की इंजन वाली गाड़ियों में ही होता है। नॉर्मल इंजन वाला लेंगे विदाउट टर्बो वाला, जैसे मेरी गाड़ी में नॉर्मल इंजन है, तो इसमें नहीं होता। इसमें आपको एक्सेलरेशन में डिफरेंस मिलेगा, पावर में नहीं। तो आप ये पॉइंट बोल भी सकते हैं कि पावर वही है, तो मैं इसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट ऐसी मत लगा देना, और इसको सोच के आप एक्स्ट्रा कॉस्ट भी मत देना कि मुझे ज़्यादा पावर मिल रहा है। आपको पावर नहीं मिलेगा, आपको स्पीड मिलेगी, एक्सेलरेशन मिलेगा। फिर दूसरा ऑटोमेटिक कार में ही आई थिंक आता है कि जो ऑटोमेटिक कार में भी आता है और गियर में भी आता है कि ऑटोमेटिकली गाड़ी आइडल स्टेट में है अगर 5 सेकंड से या 7 सेकंड से ज़्यादा, तो गाड़ी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, एकदम जैसे सिग्नल पे खड़ी है और बंद हो गया, हमारा ट्रैफिक एकदम रुक गया है। जैसे अभी देखो ये ट्रैफिक चल रहा है और ये कभी कभी एकदम से स्टॉप हो जाता है, 10 सेकंड 20 सेकंड गाड़ियाँ खड़ी ही रहती है। तो उस समय में यही होता है कि आपकी गाड़ी एकदम से बंद हो जाएगी, तो सब इंजन विंजन जो है बंद हो जाएंगे, और आप जैसे ही फिर गाड़ी को क्लच दबाएंगे और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। तो वो आइडल इंजन स्टॉप ऑन का फीचर्स कुछ होता है ऐसा इस नाम से, तो वो भी कोई ख़ास नहीं है, क्योंकि हमारे इंडियन ट्रैफिक में तो गाड़ी फंस गई अगर ट्रैफिक में, वो हर जगह मतलब 5-10 सेकंड में गाड़ी रुकती रहती है, तो बार बार अगर इंजन स्टॉप होगा, ऑन होगा, तो ऑब्वियसली वो हमारे एसी को भी ऑन करेगा, दूसरी मशीनरी, दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को भी ऑन करेगा, ऑफ करेगा। तो उस वजह से उन फीचर्स पे भी लोड पड़ेगा, उनके ख़राब होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं, और गाड़ी की बैटरी और ये सब इलेक्ट्रॉनिकली ज़्यादा साउंड हो गए हैं अब, तो उन पे बार बार गाड़ी ऑन होगी ऑफ होगी तो उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो बेटर है कि आपको अगर ऐसा इतना एडवांस नहीं चाहिए तो मत लीजिए ऐसे फीचर्स, कोई मतलब नहीं है। और अल्टीमेटली फिर या अगर आप ले भी लेंगे तो उस फीचर्स को ऑफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि वो बार बार बंद हो रही है, चालू हो रही है, तो आप ऑफ़ ही कर देंगे कि छोड़ो यार मैं देख लूँगा, ऑन रहने दो। तो क्या मतलब है फिर ऐसे फीचर्स पे पैसा डालने का? तो कंफ्यूज मत होना, आपको ज़रूरत हो तो ही लेना। और यही थे मेरे फीचर्स मेनली जिस पे लोग कंफ्यूज होते रहते हैं। और आप भी बताइए ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो आपने ले लिए लेकिन अब आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि मेरे पास भी बहुत से ऐसे फीचर्स हैं मेरी कार में जो मैं यूज़ नहीं करता,
टोटली वेस्टेड है। जैसे वायरलेस चार्जिंग मैंने बताया था, फिर कुछ स्क्रीन में भी होते हैं, जैसे म्यूज़िक को प्ले कर देना, एप्पल कार और एंड्रॉयड ऑटो को प्ले करना, उससे ये कार के डैशबोर्ड्स के थ्रू ही, या फिर ये स्टीयरिंग के फीचर से ही ऑन ऑफ करना। तो इतना कुछ होता नहीं है जनरली, आप वो मैनुअल पे ही चले जाते हो क्योंकि वो फटाक से हो जाता है। इसमें इतना ढूंढो, स्क्रीन पे जाओ, स्क्रीन पे वो कुछ एसी वेसी के फीचर्स आ जाते हैं, तो हर कोई उसमें कंफर्टेबल नहीं हो पाता, मैनुअली जल्दी काम हो जाता है। तो आप भी बताइए ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो आप यूज़ नहीं करते हैं और आपने ले लिए हैं, और कहीं कहीं पर आपने समझदारी दिखा के अच्छी कार ले ली, कम पैसे में लिए, और एक्स्ट्रा फीचर्स आपने बाहर से लगवा लिए या कंपनी फिटेड भी लगवा लिए, और आपने ज़्यादा कार को ऐसा अत्याधुनिक नहीं बनाया, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रखा। आप भी बताइएगा ऐसे कौन कौन से मार्केटिंग गिमिक्स हैं जो आपको परेशान करते हैं, आपको फालतू में दे दिए और लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, लोगों के लिए अच्छी जानकारी हो सकती है अगर कोई नई कार ले रहा है और कंफ्यूज हो रहा है। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो में बने रहने के लिए, और आप भी इस तरह से अपनी ज़िंदगी जिंदा दिल होकर जी सकते हैं। इसीलिए मैंने अपनी चैनल का नाम रखा था जिंदा दिल मोहित। लोग पूछते रहते हैं कि ये नाम क्यों रखा, तो मुझे यही लगा कि अच्छा है नाम, जिंदा दिली कुछ तो पॉजिटिविटी शो करता है, तो मैंने नाम रख दिया। तो अब कहते रहूँगा मैं भी कि जिंदा दिल रहिए, जिंदा दिल बने रहिए, अपने काम को लेकर अपनी लाइफ में कुछ भी मोटिवेशन लेते रहिए अच्छा करने का। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, आपके सजेशन देते रहिएगा। बाय बाय। मैं भी अपने ऑफिस लगभग पहुंचने ही वाला हूं और मैन्युअली कार ड्राइव कर रहा हूं। बाय बाय।